नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गलवान की लड़ाई के बाद पहली बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे समरकंद में आमने सामने, लेकिन मुलाकात पर सस्पेंस जारी। पीएम मोदी और पुतिन की दिखेगी यारी। मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली शराब स्कैम में बीजेपी के ताजा स्टिंग पर भड़के मनीष सिसोदिया, गिरफ्तार करने की दी चुनौती। बीजेपी ने लगाया था पैसे लेन देन का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग में अब नोरा फतेही की हुई हाजिरी। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने 4 से 6 घंटे तक किए सवाल जवाब। पिंकी ईरानी भी रही मौजूद। कल फर्नांडिस से हुई थी सवाल जवाब। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन, सेंसेक्स 413 और निफ्टी 126 अंक गिरे, लेकिन बैंक निफ्टी ने बनाया नया हाई। अब है ईवी की तरफ से बढ़ने का तेजी से वक्त। सियाम के समिट में बोले गडकरी, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर और बढ़ाएंगी फोकस। ड्रीम 11 एमपीएल, रमी ऑनलाइन जैसे गेमिंग पर होगी अब सख्ती। गेमिंग को ब्लॉक करने के लिए रेगुलेशन जल्द। आईटी मिनिस्ट्री के अंदर बनेगा रेगुलेटर कमेटी ने की सिफारिश। और खबरों की शुरुआत एससीओ समिट से। उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में शिरकत करने के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी देर में समरकंद पहुंचेंगे। एससीओ समिट ऐसे माहौल में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर है, ताइवान का मुद्दा बेहद गर्म है, तालिबान शासन पर दुनिया सवाल कर रही है, सीमा पार आतंकवाद जस का तस है। समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी की 3 द्विपक्षीय बैठक होगी। पहली बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी, दूसरी बैठक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शाकवत मिर्जियोयेव के साथ होगी और तीसरी बैठक ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ होगी। एससीओ की समिट पर ज्यादा अपडेट के लिए समरकंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा। उनसे जानेंगे क्या कुछ है वहां के हाल। अमिताभ जी, क्या कुछ हाल वहां पर और अब तक का क्या अपडेट, कब तक पहुंचने की बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? देखिए, तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। खासकर समरकंद जो ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की, उससे करीब 300 किलोमीटर दूर है और ये अफगानिस्तान की मजार शरीफ से 300 किलोमीटर दूर है। दुशानबे से भी ये सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। तो एक ऐसा लोकेशन है समरकंद का जो कि सेंट्रल एशिया और भारत चीन को जोड़ने वाला एक जो सिल्क रूट हुआ करता था उसका सेंटर कहा जा सकता है। यहाँ से होकर ही अगर भारत से, चीन से लेकर लोग व्यापारी अगर प्राचीन काल में, मध्यकालीन इतिहास को देखें तो सारे यूरोप की तरफ जाते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण लिंक रहा, इसलिए शायद इस जगह को चुना गया है कि सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से भी इस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसको यूनेस्को ने इसे 2001 में हेरिटेज सिटी भी घोषित किया और कहा यह पर्ल ऑफ द ईस्ट है समरकंद। और यहीं पे तमाम नेताओं का जुटना दिखा रहा है कि कितना महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन काल से जो रिश्ते रहे इस तमाम देशों के, खासकर भारत के लिए हो, चीन के लिए हो, ये सेंट्रल एशिया के देश बहुत महत्वपूर्ण है। भारत इसमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहता है इन तमाम देशों के साथ कि अगर ये इन देशों से यूरेनियम और नेचुरल रिसोर्स या मिनरल्स मंगवा रहा है तो इन देशों को वो कैसे मदद कर सकता है। चीन BRI के माध्यम से, चाहे दूसरे माध्यम से, एक अलग नीति अपना रहा है जिसे हेजेमोनिस्टिक कहते हैं, जिसे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कहते हैं। तो हो सकता है कि भारत का 1 to 1 पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की नीति यहां पर काम आए। लेकिन जहां तक बायलैटरल्स की बात है, मैं आपको बता दूं, हमने पहले भी कहा सिर्फ 3 बायलैटरल प्रधानमंत्री की हैं। पहली बायलैटरल राष्ट्रपति पुतिन के साथ है, दूसरी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ है और तीसरी जो बायलैटरल है वो ईरान के राष्ट्रपति अयतुल्ला सईद रईसी के साथ है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण है। रूस के साथ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रूस को अभी दुनिया भर का प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है और भारत को न कि सिर्फ क्रूड बेचना चाहता है बल्कि भारत का न्यूट्रल स्टैंड और समर्थन उसे आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन में भी चाहिए, G20 में भी चाहिए। ईरान को भी अपना तेल बेचना है, इसलिए भारत के साथ वो संबंध बरकरार रखना चाहता है। तो चीन के साथ जहां तक बात है, तनातनी की बात कम हुई है।
आपको याद होगा PP 15 पॉइंट जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था उससे आप डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चालू हुआ है, लेकिन बायलैटरल के लिए अभी लगता है दोनों देश अब तक तैयार नहीं हुए, हालांकि तलखियां कम करने को तैयार हुए हैं। तो आमना सामना इन नेताओं का हो जाए तो मुझे लगता है उसमें कोई इसमें हेलो हाई की शेयरिंग हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे सेंट्रल एशिया रीजन को के साथ इन तमाम देशों का जुड़ना बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए, और साथ ही साथ आतंकवाद, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, एथनिक टेररिज्म जो इस पूरे इलाके में जो चल रहा है उसको मिलजुल कर कैसे कंट्रोल करना है, इस बात पर चर्चा करना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन जो SCO का है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें देखा जाए तो दुनिया की 40% आबादी रहती है, 20% पूरी दुनिया की जमीन लैंड यहां पर है, और 22% दुनिया का GDP इसी इलाके से आता है। तो इस पूरे इलाके के महत्व को भारत नहीं पहचाना है, चीन नहीं पहचाना है, रूस नहीं पहचाना है, तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमिताभ जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान के समरकंद पर जाने पर लोगों का जोश काफी हाई है। रंग दे बसंती के धुन पर वहां के लोगों की थिरकने की तस्वीरें अमिताभ ने भेजी थी, आप भी देखिए। यह है भारत का रंग, रंग दे बसंती की धुन पर जो यहाँ डांस चल रहा है। यह इंडिया पवेलियन है, समरकंद का इंडिया पवेलियन है। SCO समिट के ठीक पहले यहाँ पर तमाम देशों के पवेलियन बने हुए हैं। इस पवेलियन में जो चहल पहल नजर आ रही है, जो भारतीय धुन पे जो यहाँ नाच चल रहा है, जो डांस चल रहा है, ये अभूतपूर्व है, देखने के लायक है। आप चीन के ड्रैगन को भी देख सकते हैं बैकग्राउंड में, जो कि दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर विष्णु का संदेश है वो जाने वाली। इतना बढ़िया डांस आप लोग कैसे करते हो? इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए। इतनी अच्छी हिंदी कैसे? मैंने इंडिया कल्चर के अंदर से सीखी हुई। ये गाना कैसे जानते हो? मैं पूरे हिंदी गाना जानती हूँ, क्योंकि लव, सब लव करते हैं। चलो, भारत को सब लव करते हैं, ये यहाँ का संदेश जा रहा है पूरे भारत को। और अब दूसरी बड़ी खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं लंदन, जहां पर महारानी के आखिरी दर्शन के लिए लंबी लाइन लग गई है। करीब 5 किलोमीटर से भी लंबी कतार रानी एलिजाबेथ के आखिरी दर्शन के लिए लगी है। क्या है इंतजाम यहां पर, संवाददाता संजय सूरी बता रहे हैं पूरी डिटेल। तो पीछे ही हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ पे वेस्टमिंस्टर हॉल है, और यहाँ पर रानी का कफन रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। लोगों की संख्या बहुत है और समय कम है। दूर दूर से लोग आए हैं और बहुत देर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर कतार में लगे हुए हैं कि ये अवसर मिले, ये मौका मिले कि ये अंतिम दर्शन हो पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि कतार की एक लाइन जो है, एक हिस्सा जो है वो यहाँ हमारे पीछे है। लोग आ रहे हैं और उस दिशा से आके और इस दिशा में जा रहे हैं। देखने की बात यह है कि सीधा ये वेस्टमिंस्टर हॉल की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि कतार और लंबी आगे जाती है। पुल हमारे यहाँ एक पीछे है, वहाँ तक जाएंगे इस दिशा में, और वहाँ से चक्कर काट के दूसरी ओर आएंगे जिस साइड पर वेस्टमिंस्टर हॉल है, और नदी के साथ साथ चलते चलते वो वेस्टमिंस्टर हॉल पहुँचेंगे अंतिम समय के लिए। और यहाँ देखें कि जो नदी है वो इस दिशा में बह रही है, और पीछे जाके काफ़ी दूर टावर ब्रिज है, और लगभग वहाँ इस समय कतार शुरू हो रही है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप देखें कि अगर हम यहाँ से पैदल चलना शुरू करें और कतार के साथ साथ चलते जाएं उल्टी दिशा में, तो हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा कतार के शुरुआत के जो का पॉइंट है वहाँ तक पहुँचने में। इतने लोग हैं। साथ साथ देखें कि बड़ी सुविधाएं रखी गई हैं लोगों के लिए। टॉयलेट रखे गए हैं, पानी का इंतज़ाम है, और लोग उनको हर कदम पर गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। सबको तमाम पूरी तरह से गाइडेंस मिल रही है कि इस कतार में किस तरह वो रहें। इसमें कुर्सियां लाने की इजाज़त नहीं है, स्लीपिंग बैग लाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि कतार जो है चलती जा रही है। लोगों को रिस्ट बैंड मिले हैं अलग अलग रंग के, ताकि उनको पता चल जाए कि वो कतार के किस हिस्से में है, ताकि उन्हें अगर टॉयलेट जाना हो, पानी वानी पीने जाना हो, तो आके उस कतार के उसी हिस्से में
आके दोबारा उसको ज्वाइन कर ले। तो बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज ही किया गया है और बड़ी पेशेंस से, बड़ी श्रद्धा से लोग इस कतार में शामिल हैं इस अंतिम दर्शन के लिए। और अब बात करेंगे मार्केट की। बाजार में आज कंसोलिडेशन का दिन रहा। बाजार में बिकवाली का दबाव रहा और सेंसेक्स निफ्टी गिरकर बंद हुए। शुरुआती तेजी को बाजार आज कायम नहीं रख पाया। सेंसेक्स 413 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 126 पॉइंट गिरकर 17,877 पर बंद हुआ। हालांकि गिरावट के बावजूद आज बैंक निफ्टी नए हाई बनाने में कामयाब रहा। आज ऑटो और मेटल शेयरों में खरीदारी रही तो आईटी और फार्मा शेयर दूसरे दिन बिकवाली का शिकार हुए। और अब बात महाठग सुकेश चंद्रशेखर की, जिससे गिफ्ट लेने के मामले में आज जांच का फंदा कसता नजर आ रहा है। आज दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक बार फिर से डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही से पूछताछ की है। करीब 6 घंटे तो नोरा फतेही से पूछताछ हुई। इस दौरान पिंकी ईरानी को भी बुलाया गया था। इससे पहले 2 सितंबर को नोरा फतेही का बयान लिया गया था। पिंकी ईरानी ने भी नोरा को महाठग सुकेश से मिलवाया था। इससे पहले कल करीब 8 घंटे तक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जैकलीन से पूछताछ की थी। इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। और अब बात ऑनलाइन गेमिंग की, जिस पर जल्द ही नकेल लग सकती है। इस पर बनी कमेटी ने इसे रेगुलेशन के दायरे में लाने की सिफारिश की है। साथ ही इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सिफारिश भी की गई है। क्या कुछ इस पर अपडेट है, ये जानने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ डिटेल इस पर? देखिए, मई में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम था कि ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन को तैयार करना। तो उस कमेटी में जो 5 मंत्रालय हैं उसके सदस्य थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी है। उसमें कहा गया कि आईटी मंत्रालय इस गेमिंग को रेगुलेट जो है वो कर सकती है और एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जाने की जरूरत है जिसके पास काफी सारी पावर हो, वो उस गेम्स को ब्लॉक जो है वो कर पाए। साथ ही साथ प्यूनिटिव एक्शन जो है गेम कब खिलाने वाली कंपनी के खिलाफ जो है वो ले सके। खासतौर पे कि काफी सारे यूथ जो है इसके ऊपर जो है अपने पैसा जो है वो लगाते हैं और उसमें एडिक्शन जो है काफी उनका हो जाता है। तो बैटिंग भी जो है वो चलती है। तो इसको लेकर के कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर नकेल जो है कसी जा सके। अब इस कमेटी के ऊपर आईटी मंत्रालय जो है अंतिम फैसला लेगा। उसकी रिपोर्ट फाइनल होने के बाद इस कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट सचिव के पास भेजा जाएगा। अगर कैबिनेट सचिव से इसको हरी झंडी जो है मिल जाती है तो एक कानून जो है ऑनलाइन गेमिंग के लिए आ सकता है। खासतौर पर जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो ड्रीम 11 हो, एमपीएल हो, ड्रमी ऑनलाइन हो या बाकी जितने भी ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म्स है, उनके ऊपर एक शिकंजा जो है सरकार कर सकती है। जी, शुक्रिया असीम तमाम अपडेट के लिए। लेकिन आप बने रहें हमारे साथ क्योंकि आगे भी आपसे जुड़ेंगे। और फिलहाल दर्शकों को बता दें कि टूटे चावलों पर क्या कुछ कहा है सरकार ने, क्योंकि सरकार के टूटे चावलों के एक्सपोर्ट पर बैन और गैर बासमती पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का असर अब घरेलू बाजार पर दिखने लगा है। बाजार में चावल सस्ता होने लगे हैं। पिछले 1 हफ्ते में थोक में चावल की कीमतों में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली है। पूरी खबर समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं असीम के पास। असीम, चावल के दाम में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? देखिए, हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि जो चावल के दाम है बढ़ने लगे हैं और 4 से 7% की बढ़ोतरी जो है उनके अंदर देखने को मिली है। तो इसके बाद सरकार जो है एक्शन में आई। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया और जो टूटा हुआ चावल है उसके ऊपर, उसके निर्यात के ऊपर रोक लगा दी। साथ साथ जो गैर बासमती चावल है उसके ऊपर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगा दी। तो सरकार के इस कदम का असर जो है बाजार में जो है दिखने लगा है। चावल के दाम जो है धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अगर मैं थोक बाजार की बात करूं तो 100 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 200 रुपए प्रति क्विंटल 1 हफ्ते के अंदर गिरावट जो है देखने को मिली है। जानकार मानते हैं कि गिरावट जो है आगे भी जारी रह सकते हैं क्योंकि जो इम्पैक्ट है उसका भी आना जो है शुरू हुआ है और आगे भी इसका इम्पैक्ट जो है आता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका असीम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑटो कंपनियों की संस्था सियाम के सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमेकर्स से कहा कि वो क्लीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट करें। गडकरी ने कहा कि प्रदूषण में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का योगदान है। देश को फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए सब्स्टिट्यूट की जरूरत है। In the government, we have just received the tender of electric buses. Non-AC bus, the cost was coming 39 rupees per kilometer, and AC bus for 41 rupees per kilometer. Now in the best, they have diesel buses. Their running cost is 115 rupees per kilometer. So you can just understand that the way in which, because of electric, the pollution is also a big concern.
Because of diesel and petrol, we are facing lot of problems. Out of pollution, the 35% of the air pollution is because of this fossil fuel. And that is one of the reasons that majority of the people from Delhi, they know that what are the problems Delhi people are facing. So we need import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. And now it can be possible that just like Brazil, Canada and USA, we are now, I am appealing every time to the automobile industry to start flex engine in India. तो वहीं सियाम मीट में टाटा मोटर्स के एमडी पैसेंजर्स ईवी से शैलेश चंद्रा से बातचीत के हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने शैलेश चंद्रा ने कहा कि फेस्टिव सीजन में लोगों को गाड़ियां डिलीवर हो पाए, इसके लिए कंपनी प्रयास कर रही है। तो वहीं कंपनी 5 साल में 30% गाड़ियों को ईवी बनाएगी। करीब हमारी 8% जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज के दिन में बिकती हैं, जो कि 2 साल पहले हम लोग 1 या 2% पर थे, फिर FY22 में 5% पर आए और अभी 8% पर आगे का प्रोजेक्शन क्या है? और आगे के प्रोजेक्शन में अगले 5 वर्षों में हम समझते हैं कि करीब ये 30% हो जानी चाहिए और दशक के अंत तक कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको और ऊपर ले जाएं 50% की तरफ, क्योंकि उस समय तक हमारी सारी रेंज आ चुकी रहेगी। जिन व्हीकल्स में हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है जैसे नेक्सॉन और टिगोर, इसमें हमारी पेनिट्रेशन करीब 20 से 25% है, जबकि ये सारी इंडिया में हम नहीं भेजते हैं। सिटीज़ हमने सेलेक्ट करके बेचना चालू किया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर पूरी पोर्टफोलियो की अगर हम विद्युतीकरण कर दें तो डिमांड काफ़ी रहेगी। अभी एक आपने घोषणा हाल में की जो बहुत न्यूज़ में भी है कि सबसे अफोर्डेबल ईवी टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही है। अफोर्डेबल तो होगी टियागो, लेकिन क्या हम कहें कि वो रेंज और परफॉर्मेंस में भी आपकी जो बाकी पोर्टफोलियो की गाड़ियां हैं उनसे बेटर होगी कि नहीं, बट उस लगभग होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा है कि जिप्ट्रॉन जो है उसकी एक प्रॉमिस है कि हम एक सर्टेन मिनिमम रेंज देंगे और उस रेंज के नीचे इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं हो सकती है। तो इसके बारे में ज़्यादा हम बताएंगे 28 तारीख को। जी, फेस्टिव सीजन आने वाला है सर, डिमांड आपको इंक्वायरीज ऑलरेडी है, लेकिन इस बीच जो एक कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है, बड़ी वेटिंग लिस्ट चल रही है। आपकी गाड़ियों की क्या स्थिति है इस वक्त और वेटिंग लिस्ट को ईज आउट करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, जनरली हमारी वेटिंग लिस्ट जो है वो 4 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक की है और हम लोग सप्लाईज को और बढ़ा रहे हैं सितंबर और अक्टूबर में, ताकि जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं उसमें हम डिलीवरी कर पाएं कस्टमर्स को। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो घोटाले का स्टिंग सामने आया है उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने पूरी पोल खोलकर रख दी। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। सिसोदिया ने कहा कि सरकार के पास सीबीआई है, वो जांच कराए और उन्हें गिरफ्तार करे, नहीं तो सिर्फ पीएमओ में साजिश रचती चली जाएगी। अगर सीबीआई इसकी जांच करे और पूरे सघनता से जांच करे, पूरे इंटेलिजेंस लगा के जांच करे, सीबीआई एक सक्षम संस्था है, जाके जांच करे, बीजेपी इसको दे और पूरी जांच करके 4 दिन में जांच हो ही सकती है, स्टिंग है ही उपलब्ध। अरेस्ट करें, मेरे को मंडे तक अरेस्ट करें, नहीं तो फिर मानो कि यह स्टिंग झूठा है और प्रधानमंत्री दफ्तर की बहुत बड़ी साजिश है और फिर माफी मांगे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कि मेरे दफ्तर ने गलत साजिश की, गलत स्टिंग कराया, मेरी सीबीआई इसको सच साबित नहीं कर पाई।
देश में आरक्षण कोटा को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। झारखंड सरकार ने राज्य में रिजर्वेशन कोटा बढ़ाकर 77% कर दिया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ सुनवाई चल रही है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात चीतों की। नाविया से चीतों को भारत लाने वाले विशेष विमान की रोचक तस्वीर सामने आई है, जिसमें चीतों की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। इस फ्लाइट को स्पेशली फ्लैग नंबर 118 मिला है। इस विशेष विमान से 16 सितंबर को कुल 8 चीतों को भारत लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ेंगे। नामीबिया में भारतीय दूतावास ने इस विमान की तस्वीर को ट्वीट किया। और अब आपको बता रहे हैं खेल जगत की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, वो इसलिए क्योंकि रोजर फेडरर ने उन्होंने ग्रैंड स्लैम से संन्यास ले लिया है, संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी बॉडी इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो आगे और इस गेम को खेल सके और इस गेम में वो क्षमता से खेल सके। उन्होंने अपने फैंस, फैमिली और फ्रेंड्स का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने लिखा कि लंदन में अगले हफ्ते होने वाला लेवर कप उनका आखिरी गेम होगा। और इसी के साथ एक लेजेंड प्लेयर ने अपने करियर के अंत की बात कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।